हेलो दोस्तों। दोस्तों, हमारे फॉर्मर प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि इंडिया एंड इजराइल इज अ मैरिज मेड इन हेवन। यानी कि इजराइल हमारा इतना करीबी है, ऐसा लगता है मानो इंडिया और इजराइल की स्वर्ग में एक बार शादी हो चुकी है। ऐसे ही हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कहते हैं कि वेस्ट एशिया इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज एक्सटेंडेड नेबरहुड and that is why any instability in that region affect Indian interest। यानी कि वेस्ट एशिया हमारा एक बढ़ा हुआ पड़ोसी है और वहां होने वाली कोई भी इनस्टेबिलिटी इंडिया के इंटरेस्ट को हार्म करेगी और इसीलिए ये जरूरी है कि वेस्ट एशिया स्टेबल रहे। तो दोस्तों, आज हम वेस्ट एशिया की बात करेंगे और खास करके वेस्ट एशिया में हम बात करने वाले हैं इजराइल और पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। दोस्तों, वैसे तो इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, पर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से आपको ये समझा सकूं कि इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट क्या है। और हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा एग्जाम ओरिएंटेड। हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा इंडिया ओरिएंटेड। तो इंडिया पे उसका क्या असर पड़ता है और हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम सीधे वो पढ़ेंगे, ना कि हम ज्यादा पॉलिटिक्स में जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है इजराइल का मैप। अब ये इजराइल का मैप है और आप इसको ध्यान से देखें, इसके पड़ोसी देश क्या क्या है। ये इजराइल है, ये इसका पड़ोसी देश है जॉर्डन, यहाँ है इजिप्ट, ऊपर की तरफ जो इसका पड़ोसी है वो है सीरिया, और यहां नॉर्थ में है लेबनान। ठीक है, 1 2 3 4 कंट्रीज से घिरा हुआ है और चारों की चार जो कंट्रीज हैं वो अरब कंट्रीज है। अरब कंट्रीज है यानी कि मुस्लिम कंट्रीज है। इजराइल जो कंट्री है वो ज्यूज का कंट्रीज है, यानी कि यहाँ की ज्यादातर आबादी ज्यू है। ज्यू यानी जिसे अरेबिक में यहूदी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है इजराइल के अंदर। आप देखें 2 टेरिटरी नजर आ रही है, एक तो वेस्ट बैंक और एक गाजा स्ट्रिप। इसको हम और थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। दोस्तों, ये बहुत डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, आजकल जो चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, वो इसी रीजन में चल रहा है, गाजा स्ट्रिप में। ठीक है, अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि गाजा स्ट्रिप में जो गाजा स्ट्रिप में जो फॉर्मल बॉडी रूल करती है, जो वहाँ का जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, हर देश की अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो उसी तरीके से गाजा स्ट्रिप पे अभी जो कंट्रोल करते हैं जो लोग, वो है हमास। ठीक है, होने में तो वैसे ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पर इसमें ये जिस तरीके में विश्वास रखते हैं ये थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट तरीका है। एक्सट्रीमिस्ट यानी ये थोड़ा सा फोर्स में, वायलेंट तरीके में, वायलेंस वगैरह में विश्वास ज़्यादा रखते हैं और इसी का मेन कारण है अभी जो हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट इजराइल में। तो दोस्तों, आप ध्यान से देखें, यहाँ पर गाजा स्ट्रिप में रूल करते हैं हमास और वेस्ट बैंक में जो पार्टी रूल करती है वो है फतह पार्टी। ठीक है, ये दोनों जो है ना, गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक मिलकर के एक देश बनाते हैं जिसे बोलते हैं पैलेस्टीनियन, जिसे बोलते हैं पैलेस्टीन। ठीक है, तो ये 2 देश हैं एक्चुअली, ये इजराइल है और पैलेस्टीन है जो 2 भागों में बटा हुआ है, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप। ठीक है, ये दोनों मिलकर के पैलेस्टीन एक अलग देश है। ये बात हमें समझ में आ गई।
अब इजराइल और पैलेस्टीन का जब से ये देश बना है ना, तब से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कुछ हद तक ये हमारे इंडिया और पाकिस्तान की तरह है, जिसे हम कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान की तरह है। जैसे जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं तब से आपस में लड़ रहे हैं, वैसे जब से इजराइल और पैलेस्टीन बने हैं तब से आपस में लड़ रहे हैं। अब हम फटाफट जानेंगे इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले एक बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था जिसे कहते हैं ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर जो आज का वेस्ट एशिया वाला पार्ट है, जिसमें इजिप्ट भी आता है, टर्की भी आ जाता है, आज के जो ज़्यादातर मुस्लिम देश है ना, वो उसी ओटोमन एम्पायर की ऑफ शूट्स है। तो वो पूरा जो एम्पायर आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, ये ओटोमन एम्पायर हुआ करता था। अब क्या हुआ, किसी कारणवश जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ 1914 में, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ और 1919 में वो खत्म हुआ, तो ब्रिटेन और ओटोमन एम्पायर दोनों अपोजिट साइड में थे, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर 1 में ओटोमन एम्पायर हार गया। ओटोमन एम्पायर हार गया तो ये जो सारी टेरिटरी है वो ब्रिटेन के पास चली गई। अब जब ये सारी टेरिटरी ब्रिटेन के पास चली गई, इसमें इस टेरिटरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था पैलेस्टीन, जो कि यहां लोकेटेड है, ठीक है। अब ये जो पैलेस्टीन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है हिस्टोरिकली भी और रिलीजियसली भी। क्रिश्चियनिटी की जो मेन होली बुक है वो है बाइबल, और बाइबल में लिखा हुआ है कि जो पैलेस्टीन की जो लैंड है ना, वो एक प्रॉमिस्ड लैंड है। तो जीसस हैज प्रॉमिस्ड दिस लैंड टू ज्यूज, यानी जीसस ने ये लैंड ज्यूज को, यानी यहूदियों को प्रॉमिस की हुई है कि ये लैंड तुम्हारी है, और ये लिखा हुआ है बाइबल में। पर फिर क्या रहा मेडाइवल टाइम्स में, क्या हुआ पता नहीं। अब क्या हुआ, जब नेशनलिज्म की वेव चल रही अब आपको पता है जब 20th सेंचुरी की बिगिनिंग हुई तो नेशनलिज्म की एक लहर दौड़ पड़ी थी पूरी दुनिया में। तो 20th सेंचुरी यानी 1900 के बाद का टाइम, तो हर छोटा छोटी टेरिटरी अपने आप में देश बना रहे थे। जैसे इंडिया में भी नेशनल मूवमेंट बहुत एक्टिव था उस टाइम पे। तो यूरोप में जो एक ज्यूज की कम्युनिटी रहती है ना, उन्होंने कहा कि यार हमारा खुद का हमारा जो रिलीजन है ज्यूज, हमारे रिलीजन के नाम पे एक देश होना चाहिए। और फिर उन्होंने बाइबल से अपना सोर्स पता किया और उनको पता है कि हमारा जो मेन सेंटर ऑफ वर्शिप है, मेन जो रिलीजियस सेंटर है वो पैलेस्टीन है। पैलेस्टीन में एक जगह है जिसे वो बोलते हैं टेम्पल माउंट, यानी कि पहाड़ पर एक मंदिर है जो कि हमारा एक रिलीजियस सेंटर है। तो हमारी जो टेरिटरी होनी चाहिए वो इस पैलेस्टीन में होनी चाहिए। और धीरे 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 करके उन लोगों ने इस पैलेस्टीन में आना शुरू किया। अच्छा, जूस बहुत पैसे वाले भी लोग हैं, तो ये जो है ब्रिटेन की टेरिटरी हो चुकी थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। तो जूस यहां आने लगे यूरोप से। यूरोप से जो है ज्यूस इधर आने लगे धीरे धीरे, और यहां भारी मात्रा में लैंड खरीदने लगे। लैंड खरीदने लगे तो धीरे धीरे इस एरिया में ज्यूस की आबादी बढ़ने लगी। और जैसे जैसे ज्यूस की आबादी बढ़ने लगी तो जो नेटिव अरब्स थे उनको टेंशन होने लगी। और क्योंकि ये ब्रिटेन की कॉलोनी थी तो नेटिव जो अरब थे उन्होंने कंप्लेंट की ब्रिटिश को कि भैया हमारी टेरिटरी में ये लोग आ रहे हैं, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और धीरे धीरे ज्यूज और नेटिव अरब्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते कई बार ब्लडशेड हुआ, बढ़ते बढ़ते जो है कई बार कॉन्फ्लिक्ट हुआ और वो ब्लडशेड बढ़ता गया। तो तब से ये कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है।
और इंडिया पे इसका इम्पैक्ट तब से ही है। आप देखोगे इंडिया में 1920 में खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। गांधी जी ने ये मौका देखा। खिलाफत मूवमेंट क्यों हो रहा था? खिलाफत मूवमेंट खास करके इंडियन मुस्लिम्स में बहुत पॉपुलर था। उनकी यही डिमांड थी कि ओटोमन एम्पायर जो ब्रिटेन ने जीत लिया है ना, उसकी सोवरेनिटी वापस जो उनके मुस्लिम खलीफा है उनको दी जाए, इसलिए हो रहा था। तो गांधी जी ने जब ये देखा कि मुस्लिम्स एक मूवमेंट कर रहे हैं ब्रिटिश के साथ में और ये एक अच्छा मौका है हिंदू और मुस्लिम्स को यूनाइट करने का, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ एक नेशनल मूवमेंट भी स्टार्ट कर दिया जाए, और उसका नाम पड़ा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कुल मिलाकर के दोनों एक साथ हुए, तो एक साथ इसे कहा जाता है खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और 1920s में गांधी जी ने इसमें बढ़ चढ़ करके जो है लोगों को प्रोत्साहित किया। गांधी जी ने इसकी लीडरशिप ली अपने साथ। अब जो तस्वीर आप आपकी स्क्रीन पे देख रहे हो ये उसी ज़ायोनिस्ट मूवमेंट की है जिसमें ज्यूज अपने होमलैंड के लिए, होमलैंड की चाह में पैलेस्टीन आकर के बसना शुरू हो गए थे। और जैसा मैंने बताया इनके बीच में ब्लडशेड हुआ, कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। 1947 में एक कॉन्फ्रेंस बिठाई गई यूएन के द्वारा। तो यूनाइटेड नेशन ने कॉन्फ्रेंस बिठाई, यूनाइटेड नेशन स्पेशल कमीशन ऑन पैलेस्टीन। तो ये जो लड़ाई चल रही थी अरब देशों की और इसराइल के बीच में, इसराइल मतलब ज्यूज के बीच में, इसराइल तो उस समय बना नहीं था, पैलेस्टीन को लेकर के, इस लैंड को लेकर के। तो इस पर एक कमीशन बिठाया गया और इस पे सारे देशों ने वोटिंग की। और वोटिंग में 2 पॉइंट्स थे। दोनों में से एक पॉइंट पर, एक ऑब्जेक्टिव पे हर देश को वोट करना था। तो पहला जो पॉइंट था वो कुछ इस तरीके से था। 2 प्रपोजल थे। पहला प्रपोजल ये था कि जो टेरिटरी है उसको पार्टीशन कर दिया जाए और थोड़ी टेरिटरी इजराइल बना दिया जाए और एक टेरिटरी को पैलेस्टीन बना दिया जाए। दूसरा जो ऑप्शन था वो ये था कि दोनों को यूनाइटेड रखा जाए और एक फेडरल अरेंजमेंट कर दिया जाए जिसमें ज्यूज भी रहेंगे, अरब्स भी रहेंगे, एक साथ रहेंगे। अब इंडिया ने जो वोटिंग की, ये बात है 1947 की। अब आप ध्यान रखें 1947 में हमारे देश से पाकिस्तान पार्टीशन हो चुका था। और पार्टीशन किस बेसिस पे हुआ था? पार्टीशन हुआ था रिलीजन के बेसिस पे। तो पाकिस्तान का जो आइडिया है वो ये आइडिया है कि एक धर्म का एक देश, और हिंदुस्तान का जो आइडिया है वो है, क्या आइडिया है? हिंदुस्तान का जो आइडिया है वो है कि कई धर्मों के साथ मिलजुल करके रह सकते हैं एक देश में। तो इस जो इंडिया का जो आइडिया है वो है सर्वधर्म समभाव। ठीक है। अब ये देखो वही आइडिया जो है वो पार्टीशन वाले, इस पार्टीशन वाले, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, तो वही जो आइडिया है ना वो इस पार्टीशन वाले कंसेप्ट में नजर आ रहा है। तो इंडिया इसको कैसे एक्सेप्ट करता? तो इंडिया ने जो वोट किया था वो किया था इस फेडरल यूनाइटेड अरब पैलेस्टीन के लिए, जिसमें ज्यूज और अरब साथ में रहेंगे, डिवीजन नहीं होगा टेरिटरी की, एक ही कंट्री रहेगा और आपस में एक फेडरल अरेंजमेंट होगा, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट रहेगा। पर जब प्रपोजल लाया गया यूएन की असेंबली में तो इंडिया ने भले इस पे वोट किया, पर ओवरऑल ये जो ऑप्शन था ना ये माइनॉरिटी में रहा। और जो फर्स्ट ऑप्शन था पार्टीशन करने का, और इस पार्टीशन के थ्रू एक तरफ बनेगा इजराइल जो कि ज्यूज का होगा और दूसरा पार्ट जो है वो बनेगा पैलेस्टीन जो कि अरब्स का होगा। इस पार्टीशन को मेजोरिटी का सपोर्ट मिला और मेजोरिटी के सपोर्ट के बाद में ये डिसाइड हो गया कि अब एक नया देश बनने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से मई 1988 में जन्म होता है एक नए देश का जिसका नाम है इजराइल। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो ये ओटोमन एम्पायर और
अपना मई 1988 में जन्म होता है एक नए देश का, जिसका नाम है इजराइल। 1948 में इजराइल का जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, अब क्या हुआ, जब पीसफुली इजराइल बन गया, और ये चीज़ जितनी पीसफुल नज़र आ रही थी उतनी पीसफुल थी नहीं। अरब स्टेट्स के मन में ये बात डेवलप हो गई कि यार ये लोग बाहर से आए और हमारी टेरिटरी को कैप्चर कर लिया और अपना नया देश भी बना लिया, और हम सिर्फ मुंह देखते रह गए। तो दोस्तों, इसी इनजस्टिस के खिलाफ दोस्तों 1964 में बनाते हैं ये लोग। 1964 में ये लोग पीएलओ बनाते हैं, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इस पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे अरब स्टेट्स थे, और इनका मेन पर्पस था कि फोर्सफुली जो है ना इजराइल को एनेक्स करना और पूरे को वापस पैलेस्टीन बना देना। ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि जो पैलेस्टीन है, वोटिंग के बाद यानी 1947 में जो वोटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन के थ्रू, उस वोटिंग में पैलेस्टीन का जो एरिया था वो ये वाला एरिया पैलेस्टीन का है, ये जो वेस्ट बैंक और ये गाजा स्ट्रिप। ठीक है। तो इस पीएलओ का काम जो था वो था कि फोर्सफुली हम एनेक्स करेंगे इसको, और पीएलओ ने एक बार अटैक भी किया पूरे इजराइल के ऊपर। अब यही पीएलओ दोस्तों 1973 पे इजराइल के साथ लड़ाई करता है, जिसको हम बोलते हैं योम किप्पुर वॉर। ठीक है, क्या बोलेंगे? योम किप्पुर वॉर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत वायलेंट, अब तक की शायद सबसे खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट में से एक है, जो इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में हुई थी। ठीक है। नाम क्या है? योम किप्पुर वॉर। कब हुई थी? 1973 में। ठीक है। खैर, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, तब से ये कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। अब अपन डायरेक्ट सीधा बात करते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में। तो इंडिया, तो पहली बात तो इंडिया इजराइल के बनने के खिलाफ था। तो शुरुआत में जो इंडिया और इजराइल के रिलेशन थे वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। ठीक है ना। तो हमारे जो रिलेशन स्टार्ट हुए वो एक थोड़े से लो पॉइंट पे स्टार्ट हुए थे, और इनफैक्ट इजराइल बनने के कई समय बाद तक हमने इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था। शायद 12 महीने या 13 महीने के बाद में इंडिया ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था। पर फिर भी ऐसा क्या है कि इजराइल आज इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट देश बन गया? दरअसल बात यह है दोस्तों कि 1971 में जब हमारा वॉर हो रहा था ना पाकिस्तान के साथ, तब इजराइल ने हमें वेपन्स का सपोर्ट दिया था। न सिर्फ वेपन्स का सपोर्ट दिया था, इजराइल की एजेंसी मोसाद, जैसे इंडिया की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है ना, इंटेलिजेंस एजेंसी इजराइल की मोसाद, उसने काफ़ी इंफॉर्मेशन अपने इंडिया को दी थी, जिसकी वजह से हम जीते थे। और ये बात ना सिर्फ 1971 में, बट उसके बाद में भी, कारगिल वॉर के टाइम भी, 1999 में भी इजराइल ने इंडिया की हेल्प करी थी। तो इंडिया का जो इजराइल के लिए पर्सपेक्टिव है, इजराइल इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ पैलेस्टीन भी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैलेस्टीन क्या है? मुस्लिम कंट्री है, अरब कंट्री है। तो इंडिया के जो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो मुस्लिम्स रहते हैं ना, उनका एक बहुत रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, जुड़ा हुआ है वो पैलेस्टीन से। तो इंडिया इसलिए कोई सी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे इंडिया के रहने वाले मुस्लिम नाराज हो जाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो वेस्ट एशिया वाला रीजन है ना, वो बहुत इनस्टेबल रीजन है। यहाँ कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, जैसे कि एक तो अभी जो है हमास, एक वैसे ही ईरान ने जो सपोर्ट किया हुआ है, ईरान ने जो सपोर्ट किया हुआ है, वो कई बार यहाँ
ओमान से ऑपरेट करता है और कई बार इनके थ्रू भी ऑपरेट करता है। इसका नाम है हिजबुल्लाह। और भी कई ISIS, खैर वो इस पिक्चर में नहीं आते हैं अभी ISIS वाले, पर ऐसे बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पैलेस्टीन कॉज के लिए सिंपैथी रखते हैं। तो अगर इंडिया कोई भी बहुत ज़्यादा प्रो इजराइल सेंटिमेंट अडॉप्ट करता है या एंटी पैलेस्टीन सेंटिमेंट अडॉप्ट करता है, तो ये ग्रुप जो है ना, ये इंडिया पे भी हमला कर सकते हैं। तो इंडिया को एक बैलेंस बना करके चलना होता है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में। एक हमारे बहुत अच्छे फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट हुए, उन्होंने कहा कि इंडियाज पोजीशन इन वेस्ट एशिया इज सच दैट इफ वर्ड्स आर सिल्वर देन साइलेंस इज गोल्डन। यानी कि अगर हम वहां कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं, अगर वो अच्छा है ना, तो वहां चुप रहना, चुपचाप देखना, वो बहुत अच्छा है। तो इंडिया का जो इंस्टेंस है ना वहां पर, वो वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। इंडिया देखता है, और इंडिया अभी भी, आज भी इंडिया जो है 2 नेशन थ्योरी का सपोर्टर है। यानी कि इंडिया विश्वास रखता है 2 नेशन की थ्योरी पे, इजराइल भी होना चाहिए, पैलेस्टीन भी होना चाहिए। ठीक है। अभी जो इंसिडेंट हुआ वो क्या हुआ कि अभी 7 अक्टूबर के दिन एक बहुत मास लेवल पर हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया। मास लेवल का मतलब सुबह 6 बजे एक साथ 5000 रॉकेट भेज दिए, इजराइल पर अटैक कर दिया। अब इजराइल के पास एक डिफेंस सिस्टम है जो इसको इस तरीके की मिसाइल से बचाता है, और इस डिफेंस सिस्टम का नाम है आयरन डोम। ठीक है। ये आयरन डोम जो है ना, ये अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन डोम क्या है? आयरन डोम कुछ भी नहीं है, एक एंटी मिसाइल सिस्टम है, जिससे अगर आपकी किसी भी टेरिटरी पे कोई दूसरी मिसाइल अटैक करती है, तो ये एंटी मिसाइल सिस्टम जो है इजराइल का आयरन डोम, ये सबसे पहले उसको हवा में ही सेंस कर लेता है। जैसे ये मान लीजिए ये एनिमी का रॉकेट है, इसने फायर किया, हवा में गया, जैसे ही अब वो आपके एयर स्पेस में एंटर करेगा वो मिसाइल, तो आपका रेडार सिस्टम उसको डिटेक्ट कर लेगा कि ये हमारे एयर स्पेस में ये मिसाइल आ गया है, और फटाफट विद इन माइक्रो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स में ये रेडार कंट्रोल सिस्टम को इन्फॉर्म करेगा और लॉन्चर सिस्टम को भी इन्फॉर्म करेगा। अब कंट्रोल सिस्टम देखेगा कि इस मिसाइल का इम्पैक्ट पॉइंट कहाँ है, तो वो कैलकुलेट करेगा इस मिसाइल के मूवमेंट से कि इसका इम्पैक्ट पॉइंट कहाँ पर है, कहाँ गिरने वाला है। और जैसे ये कैलकुलेट करेगा, ये भी लॉन्चर को मैसेज भेजेगा। अब लॉन्चर क्या करेगा, इसको हवा में ही दूसरा मिसाइल अपना लॉन्च करेगा, इसको हवा में ही मार गिराएगा, यानी इसको हवा में ही ब्लास्ट कर देगा, हवा में ही खत्म कर देगा। यानी कि ये जो एनिमी का रॉकेट है, ये अपने टारगेट तक पहुंचे उससे पहले इसको खत्म कर दिया जाएगा। तो ये इस तरीके से सिस्टम वर्क करता है, एंटी मिसाइल सिस्टम, या यूं कहूँ मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो इंडिया का जो मिसाइल, इजराइल का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो है आयरन डोम। ठीक है। इसी तरह इंडिया के पास भी एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वैसे 3 है, पर एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसका नाम है S-400, है ना। अब इंडिया ये S-400 कहाँ से लाया है? इंडिया ने ये S-400 खरीदा है रशिया से। ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। वैसे USA का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो क्या है? वो है THAAD, THAAD। ठीक है। ये S-400 के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे क्या हुआ था 7 अक्टूबर को। जो हमास थे उन्होंने एक साथ बहुत सारी मिसाइल लॉन्च कर दी इजराइल के ऊपर, और इसको नाम दिया ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म। ठीक है। इसी का नाम ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड भी है। ऑपरेशन अल अक्सा क्या है? एक मस्जिद का नाम है अल अक्सा,
उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो मैं बताऊंगा आपको। पर अभी आप ये जान लीजिए, हमास ने ये अटैक किया और इस ऑपरेशन का नाम रखा अल अक्सा स्टॉर्म। और कई दिशाओं से, एयरवेज से, लैंड के थ्रू और इवन सी के थ्रू, हर डायरेक्शन से इसराइल पे एक साथ हमला कर दिया। और इस लेवल पे जो हमला इसराइल पे हुआ, इसराइल को संभलने का मौका भी नहीं दिया और बहुत सारे लोग मारे गए। तो कुल मिलाकर के ये सिचुएशन बहुत गंभीर हो गई। अब मैं बताता हूं इसका नाम अल अक्सा क्यों रखा, ऑपरेशन का नाम अल अक्सा स्टॉर्म ही क्यों है। तो दोस्तों क्या है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट होली प्लेस है जो जेरूशलम में है और इसका नाम है अल अक्सा मॉस्क। ये अल अक्सा मॉस्क जो है ना, वो मुस्लिम्स का थर्ड इंपॉर्टेंट प्लेस है। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस क्या है मुस्लिम्स का? मक्का। दूसरा क्या है? मदीना। तीसरा क्या है? अल अक्सा मॉस्क। ठीक है, अब ये जेरूशलम में लोकेटेड है। ठीक है, अब क्या होता था अल अक्सा मॉस्क में, कई बार हमास के जो मिलिटेंट्स होते थे वो इसराइल पे, क्योंकि जेरूशलम इसराइल ने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है और पैलेस्टीन और इसराइल में आम तौर पर झड़प होती रहती है आपस में। कॉन्फ्लिक्ट लगभग हर तीसरे चौथे पांचवें दिन होते रहते हैं, आम सी बात है। तो क्या होता था, कई बार यहाँ पे रहने वाले मिलिटेंट्स जो खासकर कि इसराइल कहता है कि हमास ग्रुप से एसोसिएटेड हैं, वो मिलिटेंट्स पत्थरबाजी करते थे। किनके ऊपर? इजरायली सोल्जर्स के ऊपर। और पत्थरबाजी करके फटाफट इस मॉस्क के अंदर भाग जाते थे। इसराइल क्या करता था कि इस मॉस्क में जाकर के उनको निकालता था, पत्थरबाजों को, और बाहर निकाल करके उनके ऊपर जो है कार्रवाई करता था, फोर्सफुली उनको बाहर निकालता था। कई बार वायलेंस भी हो गया इस मॉस्क के आसपास। वो वायलेंस पसंद नहीं आया हमास को और खासकर कि मुस्लिम्स को। वो कहते हैं कि ये हमारी पवित्र जगह है, ये हमारा मस्जिद है, यहाँ पर आप कैसे घुस रहे हो एक तो वेपन लेकर के, और कैसे आप जो है यहाँ वायलेंस कर रहे हो। तो इजराइल के अपने रीज़न हैं और मुस्लिम्स के या अरब के जो है पैलेस्टीन वालों के अपने रीज़न हैं। तो हमास का कहना ये है कि ये इस तरीके का जो इनजस्टिस हुआ हमारे साथ, हमारी मस्जिद में घुस करके वेपन्स के साथ आप अंदर चले गए, हमारे लोगों को बाहर निकाल करके मारा आपने, इसके खिलाफ हम अब एक डिले के बाद हम एक ये मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अल अक्सा स्टॉर्म। ठीक है, तो अभी जो हो रहा है, जो हमास अटैक कर रहा है वो इस ऑपरेशन के थ्रू कर रहा है। तो इसके रिजल्ट में इजराइल ने भी अब अपना एक ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? इजराइल ने उस ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। ठीक है, क्या नाम है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। इस बात को आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। तो इस ऑपरेशन के द्वारा इजराइल कहता है कि हम मासिव स्केल पे रिटेलिएशन करेंगे, और हमारा जो रिटेलिएशन होगा ना, हम इस तरीके से रिटेलिएशन करेंगे कि हमास बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और जो हमारा अटैक होगा ना वो नॉन एक्सेप्टेबल होगा, यानी आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और हम आपको पूरी तरह से खत्म कर देंगे। मासिव होगा, नॉन एक्सेप्टेबल होगा। तो ये था इजराइल का ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ठीक है, ये बात अपने को समझ में आ गई। अब इसी के बीच में एक कंट्रोवर्सी ये भी आ रही है कि इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ना, जिसका नाम है मोसाद, वैसे वो दुनिया की सबसे अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी में से आती है, पर सवाल ये है कि यार इतनी बढ़िया इंटेलिजेंस एजेंसी और इतने बड़े लेवल के अटैक
होने का उसको आइडिया भी नहीं। तो ये एक क्रिटिसिज्म भी है, एक कंट्रोवर्सी भी है कि मोसाद को पता क्यों नहीं लगा जब इतने बड़े लेवल पर प्लानिंग हो रही होगी इस अटैक की, तब मोसाद में क्या हो रहा था। तो एक कंट्रोवर्सी ये भी है। इजराइल ने कहा है कि अभी हम इंटरनली देख रहे हैं कि मोसाद में कौन कौन लोग हैं जो जिम्मेदार हैं, या कौन कौन से ऐसे लोग घुस गए हैं जो हमास से सिंपैथी रखते हैं और जिन्होंने मोसाद के काम में इंटरफेरेंस किया और इजराइल को भनक भी नहीं लगने दी इस चीज़ की। तो ये भी अपने आप में एक उनका मैटर चल रहा है। खैर, अब अपन आते हैं इंडियन ऑब्जेक्टिव्स पे। इंडिया ने भी अभी एक नया ऑपरेशन जारी कर दिया है। तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अजय। ठीक है, ऑपरेशन अजय क्या कहता है? ऑपरेशन अजय इंडिया ने अभी लॉन्च किया है कि वहां इजराइल में जो इंडियंस फंस गए हैं उनको सेफली घर लेकर के आना है इंडिया में। कैसे लेकर के आएंगे? एयरवेज के थ्रू लाएंगे, और इसका नाम है ऑपरेशन अजय। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन अजय। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने जाना शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इजराइल एंड पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। ठीक है, दूसरा हमने जाना इंडियन पर्सपेक्टिव। क्या है इंडियन पर्सपेक्टिव? टू नेशन थ्योरी में हम विश्वास रखते हैं, और इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है? थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट में रहता है। इंडिया किसी को भी नाराज नहीं करता है, ना पैलेस्टीन को ना इसराइल को। इंडिया के पैलेस्टीन से ठीक रिलेशन है और इसराइल से बहुत अच्छे रिलेशन है। ठीक है, आज भी हम इसराइल से बहुत भारी मात्रा में वेपन्स इंपोर्ट करते हैं, और हमारे जो वेपन्स है ना उनका कई बार वो मेंटेनेंस भी इसराइल से ही होता है। ठीक है, तो इसराइल से बहुत अच्छे रिलेशन है। इंडियन पर्सपेक्टिव हमने जाना। तीसरा हमने जाना मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में। खास करके हमने पढ़ा आयरन डोम के बारे में, और इंडिया का क्या है? S-400। ठीक है, साथ ही आज हमने जाना कि क्या है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही हमने ये जाना क्या है ऑपरेशन अलक्सा स्टॉर्म। साथ ही हमने ये भी जाना क्या है इंडिया का ऑपरेशन अजय। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने समझने की कोशिश की सिंपल तरीके से कि क्या हो रहा है इजराइल में, इंडिया के क्या इम्पैक्ट है, और मैंने आपको इस वीडियो में सिर्फ वो जानकारी दी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़रूरी है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ लीजिए। इसमें जो जो चीज़ मैंने आपको बताई है उस पर फोकस कीजिए, और बार बार ऐसा नहीं है एक ही कॉन्फ्लिक्ट को 4 जगह से पढ़ रहे हैं, अखबार में भी पढ़ रहे हैं, 10 तरीके के वीडियो देख ली, ऐसा नहीं करना है। ये वीडियो सफिशिएंट है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।